इन दो के अलावा अगर मैं ये कहूं कि थोड़ा सा हमें लोकप्रिय दर्शन को भी लेके चलना चाहिए, तो इस आधुनिक काल में जो व्यक्ति अपने तर्कों के स्तर पर पूरी भारतीय परंपरा में एक विशेष स्थान रखता है, जिससे टकराना बहुत ही मुश्किल काम है। इनके बारे में कहते हैं कि इनके सामने जाओ तो चुपचाप आ जाओ वापस। अगर आपने दो चार सवाल पूछ लिए तो लहूलुहान होकर लौटोगे, क्योंकि जितना इस आदमी ने पढ़ लिया था ना, मजाक नहीं है। मतलब जिस उपनिषद पे बात करो, गीता पे बात करो, अष्टावक्र गीता पर बात करो, कबीर पे बात करो, किसी कवि पे बात कर लो, ताओ धर्म है चाइना में चलता है, लाओ त्से उसके संस्थापक हैं, उन पर भी किताब लिख दी पूरी की पूरी। जितना अध्ययन रजनीश नाम के व्यक्ति ने किया, फिलोसफी में रुचि थी, प्रोफेसर हुए जबलपुर के कॉलेज महाकौशल में, बाद में नौकरी को लात मार के पूरी तरह से दार्शनिक हो गए। और एक दौर था कि जब अमेरिका में एक शहर का नाम था रजनीशपुरम, जिसके वो संस्थापक थे। बाद में कुछ कानूनी चीज़ें हुई, वापस भारत आए। जनता पार्टी की सरकार जब मोरारजी प्रधानमंत्री थे, उनसे टकराहट काफ़ी रही इनकी। फिर पुणे में इन्होंने अपना एक आश्रम बना लिया फाइनली, लंबे समय के स्ट्रगल के बाद, और फिर उनकी मृत्यु हुई। ओशो की सबसे अच्छी बात है कि वो दुनिया के हर प्रश्न पर विचार करते हैं, धर्म अध्यात्म दर्शन को बहुत सारी रूढ़ियों से बाहर निकालते हैं, और उनके तर्क ऐसे हैं कि उन तर्क से लड़ना आसान काम नहीं है। बेहद तार्किक व्यक्ति हैं। और मेडिटेशन की बहुत परंपराएं भारत में है। इन्होंने एक नई परंपरा शुरू की, डायनामिक मेडिटेशन, जिसका सरल भाषा का मतलब है नृत्य करते हुए भी आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए कुंडली मार के बैठना और उसके बाद ऐसे करके, ये जरूरी नहीं है, वो भी तरीका है, लेकिन ध्यान तो नृत्य करते हुए भी हो सकता है। ये मैंने पिछली बार कहा था ना कि आप दर्शन पढ़ने के बाद डांस नहीं कर पाएंगे, तो ओशो बनेंगे तो नृत्य और दर्शन में संबंध बन पाएगा। किसी और रास्ते पर चलने में वो संबंध आमतौर पे बन नहीं पाता है। ये सब लोग मिला के इनको हम कहेंगे भारतीय दर्शन। हालांकि अधिकांश बात के लोगों का जिक्र भारतीय दर्शन में नहीं आता है, पर मेरे ख्याल से आना चाहिए। कोई ऐसा दार्शनिक आपको लगता हो छूट गया हो तो बताइए, उसको भी जोड़ लेते हैं इसमें।